आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सामान लेकर जा रहे एक ट्रक में बीच सड़क पर आग लगी। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसके घने धुएं के पीछे कुछ नजर ही नहीं आया। धुआं थोड़ा छटा तो ट्रक पूरी तरह से आग की चपेट में दिखा। उसमें रखा सामान भी आग की लपटों में जलकर राख होता नजर आया, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं दिखी। काफी देर बाद एक फायर इंजन पहुंचा और दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे थे और आग को देखने के लिए सड़क पर भीड़ जुट गई। घटना का वीडियो बनाने के लिए लोगों ने मोबाइल फोन निकाल लिए। गुजरात के सूरत में वीडियो बनाते हुए टिकटॉक स्टार प्रिया को एक कुत्ते ने काट लिया। प्रिया अपनी सोसाइटी में टिकटॉक वीडियो बना रही थी कि तभी अचानक एक कुत्ते ने आकर उनको काट लिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में प्रिया टिकटॉक पर डांस का वीडियो बनाती दिखी। तभी एक कुत्ता धीरे धीरे उनके करीब पहुंचा और जब तक प्रिया को समझ पाती वो उन्हें काटकर भाग गया। दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाल भारत मैत्री संगठन के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन पर नेपाल की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और इसका विरोध जताने के लिए नेपाल भारत मैत्री संगठन के कई कार्यकर्ता नेपाली दूतावास के बाहर पहुंच गए और फिर चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत और नेपाल में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ नेपाल भारत मैत्री संगठन की तरफ से नेपाल दूतावास के बाहर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल कई लोग बैनर और पोस्टर लिए नजर आए, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। एक पोस्टर पर चीनी सामान के बहिष्कार की बात लिखी नजर आई, जबकि एक दूसरे पोस्टर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भूमाफिया बताया गया। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत के समर्थन में नारे लगाए। भारत नेपाल! भारत नेपाल! चीन के खिलाफ हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए दिखे। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने चीन पर नेपाल की जमीन पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। नेपाल के जो नेताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर जो है नेपाल की भूमि पर भी कब्जा करता जा रहा है और ये जो है हमारे देश के हित में नहीं है और इसका हम विरोध करते हैं। यही नहीं, एक कार्यकर्ता ने तो नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत और नेपाल की दोस्ती याद दिलाते हुए चीन से सावधान रहने की नसीहत दी। चीन नेपाल को मोहरा बना के भारत के विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, इसीलिए हम नेपाल के प्रधानमंत्री को एक बोलना चाहते हैं कि भारत का विकल्प चीन नहीं हो सकता। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक मोटरसाइकिल की कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से दौड़ती दिखाई दी और सामने से आ रही सफेद कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आदमी हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना के तुरंत बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन टिड्डियों के हमले को नाकाम करने में जुट गई। इन जिलों में टिड्डियों की वजह से किसान बेहद परेशान थे, जिसके बाद यूपी के प्रयागराज से सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में प्रशासन की टीम टिड्डियों को भगाते हुए नजर आई। इस काम में दमकल की गाड़ियों की मदद ली गई, जिनके जरिए खेतों और पेड़ पौधों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। कई लोग इस काम में जुटे रहे क्योंकि टिड्डियों की संख्या लाखों में थी। वहीं जिन इलाकों में प्रशासन की टीम नहीं पहुंच सकी, वहां लोग खुद ही टिड्डियों को भगाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने थालियां बजाकर अपने खेतों को बचाया। मध्य प्रदेश के सतना से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी टिड्डियों को भगाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। लॉकडाउन की वजह से कुछ परीक्षाएं बीच में ही रोक दी गई थी। कोरोना के खतरे के बीच हो रही इन परीक्षाओं के लिए शिवमोगा के एक स्कूल में सभी जरूरी इंतजाम देखने को मिले, जिसके तहत परीक्षा केंद्र के गेट पर ही सबसे पहले छात्रों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया और उनके शरीर का तापमान मापा गया। एक कर्मचारी गेट पर सभी छात्रों को मास्क भी बांटता नजर आया। परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच दूरी बनी रहे, इसका भी खास ख्याल रखा गया और सभी छात्रों को क्लास में एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठाया गया। We have made all the arrangement to have this safe exam. कुछ इसी तरह के बंदोबस्त बेंगलुरु के एक परीक्षा केंद्र पर भी किए गए, जहां पहुंचे सभी छात्रों की गेट के बाहर ही स्क्रीनिंग की गई और उनके हाथ सैनिटाइजर से साफ कराए गए। परीक्षा केंद्र के बाहर ही नहीं, अंदर भी काफी सख्ती देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत ही छात्रों को एक एक कर क्लासरूम तक भेजा गया।
छात्रों के लिए किए गए इंतजामों से उनके माता पिता भी काफी सुकून में नजर आए। इंतजाम तो अच्छा है, बच्चे सेफ हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर ने धोनी को अपना आदर्श बताया। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श बताया और दुनिया भर के कप्तानों को उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी। गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष छोटू वसावा ने राज्यपाल को एक खत लिखा और अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संकट में सभी कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने वाला अपना आदेश वापस ले लिया। अब पहले की तरह 50% स्टाफ दफ्तर आएगा और 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। बिहार के विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने आखिरी वक्त में तारिक अनवर की बजाय समीर सिंह को उम्मीदवार बनाया। बताया गया कि बिहार की वोटर लिस्ट में तारिक अनवर का नाम नहीं होने की वजह से उनका टिकट काटा गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना वायरस मरीजों के अस्पताल में ही जाकर इलाज करवाने वाले फैसले को वापस ले लिया। अब पहले की ही तरह प्रशासन की एक टीम मरीज के घर जाएगी और अस्पताल में भर्ती करवाने या घर पर ही क्वारंटीन रखने पर खुद फैसला करेगी। अब फिर से दिल्ली में वही सिस्टम लागू हो गया कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अपने घर पे रहिए, वहीं आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन का काम काफी तेजी से चल रहा है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन का काम आखिरी चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोरोना से निपटने में वो कितनी कारगर है। क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन का परीक्षण करीब 10,000 लोगों पर किया जाएगा और अगर ये परीक्षण कामयाब रहे तो इस साल के आखिर तक इस वैक्सीन का इस्तेमाल कोरोना से निपटने के लिए किया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच गाड़ियों को सैनिटाइज करने का धंधा जोरों पर है। दावा किया गया कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार ठप पड़ने के बाद कई लोगों ने इस धंधे की तरफ रुख किया, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। यूपी के मेरठ से जो तस्वीरें आई उनमें एक दुकान के सामने कुछ लोग गाड़ियों को सैनिटाइज करते दिखे। दुकान के बाहर एक बोर्ड दिखा जिस पर सैनिटाइज करने की दरें लिखी हुई थी। इसके अलावा वहां कोरोना के खतरे से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले मास्क और फेस शील्ड जैसी चीजें भी बिकती हुई नजर आईं। और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रेहड़ी पटरी पर एक दुकान लगी हुई है, एक ठेला लगा हुआ है और यहाँ अलग अलग प्रकार के सैनिटाइजर उपलब्ध हैं। गाड़ियों को सैनिटाइज करने के इस नए धंधे में अच्छा मुनाफा होने का भी दावा किया गया। युवाओं को रोजगार नया मिलेगा और काम बढ़िया चलेगा। गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुए सेना के 20 जवानों की याद में कांग्रेस आज देश भर में शहीदों को सलाम दिवस मनाएगी। इस दौरान दिन में 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज के साथ मौन खड़े रहेंगे। हालांकि इस दौरान कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस स्पीक अप फॉर जवान नाम से एक ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू करेगी। चीन के हुबोई प्रांत में कोरोना संकट के बीच ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया गया। इस फेस्टिवल में कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया और सभी टीमें पूरी तैयारी के साथ अपनी नावों को लेकर नदी में उतरी। रेस शुरू होते ही सभी खिलाड़ियों ने जीत के इरादे के साथ अपनी नावों को पानी में भगाना शुरू कर दिया। नावों पर सवार लोग चप्पुओं की मदद से उन्हें तेजी से आगे धकेलते दिखे। सभी टीमों ने रेस जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रेस के दौरान वहां पर उनकी पारंपरिक धुन भी सुनाई दी। रेस के लिए नावों को खास तरह से डिजाइन किया गया था और नदी में अलग अलग ट्रैक भी बनाए गए थे। 2500 साल से चले आ रहे ड्रैगन बोट फेस्टिवल को देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, जो नदी किनारे बैठकर रेस में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां कल से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बल को यहां पर जैश के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी जख्मी हुए हैं और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर त्राल से, कल से यहां पर मुठभेड़ चल रही है। दरअसल ये जानकारी सुरक्षा बल को मिली थी कि 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। और अब ये जानकारी मिल रही है कि 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन एक आतंकी अभी भी छिपा हो सकता है, लिहाजा अभी भी जारी है ऑपरेशन। इस बीच सुरक्षा बल के 2 जवान भी जख्मी हुए।
देश की जनता पर लगातार 20वें दिन भी महंगाई का बोझ पड़ा है। पिछले 20 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला लगातार बना हुआ है और आज भी पेट्रोल के दामों में 21 पैसे और डीजल के दामों में 17 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 13 पैसे जबकि डीजल की कीमत 80 रुपए 19 पैसे है। डीजल का रेट इतना ज़्यादा हो गया, पेट्रोल का इतना ज़्यादा हो गया। पहले 72 रुपये रेट था डीजल पेट्रोल का, अब सर कम से कम नहीं 82 रुपये रेट हो गया। तो हमारे मालिक हमारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे और यानी कि ये लॉकडाउन हमारे के लिए समझ लो यानी कि ये लोक है। आगे ही बहुत महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से पेट्रोल के रेट डबल होने के उम्मीद पे है। कितना रोज के डेली बढ़ रहा है पेट्रोल, इसका क्या फायदा? इससे तो लॉकडाउन करके वैसे ही हम आगे चिंतन में हैं और सरकार से विनती है जितना हो सके पेट्रोल और डीजल का रेट कम करे। तेल के रेट बढ़ ही रहे हैं और सैलरियाँ तो बढ़ नहीं रही, काम धंधे ठप पड़े हैं लोगों के, लेकिन तेल के रेट दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए उसको कुछ कम करे। कोरोना की मार झेल रहे राजस्थान के कई जिलों में आई धूल भरी आंधी ने लोगों को खौफ से भर दिया। आंधी का भयानक रूप देख लोग अपने घरों में कैद हो गए। कई जिलों में तो आंधी के साथ तेज बारिश भी हुई। लेकिन चुरू जिले में आई आंधी ने तो लोगों को डरा दिया। ऐसा लगा जैसे कोई भयानक बवंडर शहर की तरफ बढ़ रहा हो। धूल ने कई इलाकों को ढक दिया। दिन में रात हो गई, शहर का रंग लाल पड़ गया। मौसम सिर्फ पलटा नहीं, डराने लगा। इतनी मोटी परत यहाँ पर धूल की है कि पूरा सूरज को अपने पूरे आगोश में ले लिया है। यहाँ पर बिजली कटौती भी कर ली है सरकार ने। अनुमान है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी आई, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में छिपना पड़ा। मैं 35 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन आज जो मैंने ये माहौल देखा है ये मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। चुरू के पड़ोसी जिले बीकानेर में भी बवंडर देख लोग सहम गए। पेड़ों को देखकर ही समझा जा सकता था कि वहां आई आंधी कितनी ताकतवर थी। इस आंधी की वजह से सड़कों पर कुछ दूर तक दिखना भी बंद हो गया। बस तस्वीरें आप दिखा दें कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोपहर हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी अंधेरा बिल्कुल यहाँ पे छाया हुआ है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आई इस धूल भरी आंधी की वजह से किसी नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। कोरोना की वजह से रेलवे ने 30 जून तक रद्द की गई ट्रेनों को अब 12 अगस्त तक रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो पहले की ही तरह यूं ही चलती रहेंगी। रेलवे ने कोरोना की वजह से सभी मेल और एक्सप्रेस यात्री ट्रेनों को 30 जून तक रद्द कर रखा था, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है और इसकी वजह से अब रेलवे ने ट्रेनों को 12 अगस्त तक रद्द करने का फैसला किया है। इस दौरान जिन लोगों ने टिकट बुक करवाई थी, रेलवे उनका पूरा पैसा लौटाएगा। इसके अलावा रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेनों को भी 12 अगस्त तक रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि अति आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल चलती रहेंगी। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी हुई। इसी बढ़ोतरी को मुद्दा बनाते हुए दोनों भाइयों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और अपने घर से पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साइकिलों पर निकलकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध के लिए इसी प्रदर्शन में एक ठेले के ऊपर एक मोटरसाइकिल रखकर भी कुछ कार्यकर्ता चलते नजर आए। तेजस्वी यादव के कुछ देर बाद तेज प्रताप भी साइकिल पर प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के बहाने सरकार पर तंज भी कसा। हम गए थे, तेल बढ़ाने बोला कि महंगा हो गया, उतना पैसा हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने साइकिल का इस्तेमाल करने का काम किया। तेजस्वी और तेज प्रताप की अगुवाई में आरजेडी की ये साइकिल रैली पटना के डाक बंगला चौराहे पहुंची। वहां एक पेट्रोल पंप के बाहर दोनों भाइयों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक ट्रैक्टर को रस्सी से खींचा और तेल की बढ़ी कीमतों पर विरोध जताया। सरकार जागो, नहीं तो जनता जो है जल्दी संदेश देने वाली है, तुम निकम्मी सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकने वाली। कुछ देर बाद डाक बंगला चौराहे पर बारिश शुरू हो गई, लेकिन आरजेडी का प्रदर्शन चलता रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने साल 2005-6 में भारत में चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए की डोनेशन ली थी। एक तरफ कांग्रेस मोदी सरकार को भारत चीन विवाद पर घेरने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की देखरेख में चल रहे राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए डोनेशन लेने का आरोप लगा दिया।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनेशन देने वालों की 2005-6 की लिस्ट में चीन के दूतावास का नाम लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डोनेशन देने की शुरुआत तब हुई जब राजीव गांधी फाउंडेशन ने अलग अलग रिसर्च के हवाले से बताया था कि भारत और चीन के बीच बिना रोक टोक के आयात निर्यात का होना जरूरी है। सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम इसके सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया और केंद्र सरकार को सलाह दी कि वो कांग्रेस पर नहीं बल्कि चीन के साथ विवाद सुलझाने पर ध्यान दे। झूठ और असत्य देश को बरगलाने और भटकाने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई का सामना करने से काम चलेगा। मजबूती से हमारी सैनिकों को समर्थन देने से काम चलेगा। असम के कई जिलों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 14 लोगों की मौत हो गई। एक महीने के अंदर यह दूसरा मौका है जब बाढ़ ने असम के कई जिलों को अपनी चपेट में लिया है। इस बार आई बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम के बिश्वनाथ जिले में हुआ, जहां बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में सैलाब बनकर बहता नजर आया। बाढ़ के पानी में कई रास्ते भी डूब गए। डर के मारे कई लोगों ने रास्तों को पार करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए कुछ लोग बाढ़ के पानी में उतर गए। बिश्वनाथ जिले में नदियों के उफान पर आने से उनका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा और कई मकान उस पानी में डूब गए। बाढ़ ने डिब्रूगढ़ के कई इलाकों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। एक इलाके की सड़क पर इतना पानी भर गया कि कुछ लोग बड़े ड्रमों से बनाई गई नाव से सड़क को पार करते दिखे। सड़कें तो पानी में डूबी ही, लोगों के मकानों के अंदर भी बाढ़ का पानी भर गया। एक मकान के अंदर तो कुछ लोग बिस्तर पर बैठे पानी के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। पक्के मकानों को इस बाढ़ से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई कच्चे मकान बाढ़ में टिक नहीं पाए। बाढ़ के बीच कई लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़े। बहुत इतना पानी है, हम लोग को कुछ सरकार मदद नहीं कर रहा है, हम लोग भी तो गरीब है ना। मुश्किल हालात में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने नावें भी चलाई और उन नावों की मदद से कई लोगों को वहां के सरकारी स्कूलों में बनाए गए कैंपों तक पहुंचाया गया। डिब्रूगढ़ के अलावा तिनसुकिया में भी बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि वहां भी भारी बारिश के बाद कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गईं। कुछ नदियों का पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंचा और कई मकान उस पानी में डूब गए। मकानों के पास से सैलाब की तरह बहते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो ये मकान पहले से किसी उफनती नदी के बीचों बीच बने हों। तिनसुकिया के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया और लोगों को कमर तक पानी में डूबकर रास्ता पार करना पड़ा। जिन लोगों के मकानों को बाढ़ में ज्यादा नुकसान पहुंचा, वो अपना कुछ सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर चल दिए। बताया गया इस बाढ़ की वजह से असम के 7 जिलों के 50,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। यूपी के फतेहपुर में किन्नरों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ई रिक्शे पर बैठे किन्नर और उसके ड्राइवर की 3 लड़कों ने जमकर पिटाई कर दी। इन लोगों ने पहले तो रिक्शा रुकवाया और फिर डंडों से पहले ड्राइवर को पीटा और जब ड्राइवर भाग गया तो उसमें बैठे किन्नर को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने किन्नर को रिक्शे से नीचे उतारा और फिर पिटाई शुरू कर दी। मारपीट करने वाले लड़कों के मुताबिक घर में बेटा पैदा होने के बाद किन्नर अपने साथियों के साथ उनके घर गए थे और पैसे नहीं मिलने पर घर के सदस्यों से गाली गलौज की थी। थाईलैंड के लोबुरी में लोग बंदरों के आतंक से जूझ रहे हैं। टूरिज्म बंद होने की वजह से इन बंदरों को सैलानियों से खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से ये बंदर और खतरनाक हो गए। बेखौफ बंदर लोगों के घरों और दुकानों के अंदर घुसकर खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। सामने आए वीडियो में बंदरों का झुंड एक दुकान के अंदर घुसकर उत्पात मचाता नजर आया। बंदरों का ये झुंड तभी बाहर निकला जब दुकानदार ने उन्हें खाने की चीजें बांटी। बंदरों से बचने के लिए कुछ दुकानदार नए-नए तरीके आजमाते दिखे। Front of my shop to scare them away. I've got a tiger's head as well. बंदरों की दहशत दूसरे लोगों पर भी नजर आई। डरे हुए लोग अपने घरों को लोहे की जालियों से बंद कराने को मजबूर हो गए। It would be difficult to live without it because the monkeys will get in all the time. बताया गया कि इन बंदरों ने शहर के कई हिस्सों को अपना ठिकाना बना लिया है और वो वहाँ किसी को घुसने तक नहीं देते। बंदरों को पकड़ने के लिए तैनात किए गए कर्मचारी तक इनके आगे बेबस नजर आए।
सूत्र बता रहे हैं कि लद्दाख के गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन की सेना का जमावड़ा थोड़ा कम हुआ है। दोनों देशों के बीच 22 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में सेना के पीछे हटने और सैनिकों की संख्या कम करने के मुद्दे पर सहमति बनी थी। हालांकि सैटेलाइट की तस्वीरों में गलवान में चीनी सेना की मौजूदगी अब भी दिखाई जरूर दे रही है। सेना की तरफ से इस खबर की फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सीमा पर तनाव चीन की वजह से ही बढ़ा है और 15 जून की घटना के लिए भी चीन ही जिम्मेदार है। भारत के मुताबिक चीन ने सीमा की स्थिति को बदलने की कोशिश की और इसी वजह से भारत को भी सेना तैनात करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि सीमा पर शांति के लिए चीन काम करेगा। We expect the Chinese side to sincerely follow up on this understanding and ensure the expeditious restoration of peace and tranquility in the border areas. A continuation of the current situation would only vitiate the atmosphere for the development of the relationship. प्रीति जिंटा का कसरत करने का वीडियो वायरल हो गया। प्रीति जिंटा का कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लखनऊ समेत कई शहरों में कुछ लोगों ने सब्जियां महंगी होने का दावा किया। जब ये डीजल महंगा हो गया है तो माल महंगा बिकेगा। मुंबई में गोविंदा के बेटे यशवर्धन की कार की एक दूसरी कार से टक्कर हो गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। इसके बाद वहां पहुंचे गोविंदा ने चश्मदीदों से बात की और आपसी सहमति से मामला खत्म किया। ये काफी स्पीड में आया, आपके बेटे ने कंट्रोल भी किया, बट ये ओवरटेक में गया और डायरेक्ट। वाराणसी में कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद करने वाली पीपीई किट बनाने की एक फैक्ट्री शुरू हो गई। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई इस फैक्ट्री से वहां कई कारीगरों को रोजगार मिला है। फिलहाल हम लोग का जो टारगेट है लगभग 200 से 250 पीपीई रोज बना रहे हैं। भोपाल में एक दिन पहले प्रदर्शन के दौरान जरूरी नियमों का पालन नहीं करने के आरोप पर दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया। अगर जनता की लड़ाई के लिए मुझ पर 100 एफआईआर और दर्ज कर दी जाएंगी तो मैं उनका स्वागत करूंगा। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर के खिलाफ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले गोपीचंद पडलकर ने शरद पवार पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर एनसीपी के कार्यकर्ता भड़क गए और सड़कों पर उतरकर उन्होंने विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर की तस्वीरों पर पहले तो जूते और चप्पल चलाए, फिर उसे नीचे गिराकर पैरों से रौंदना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान एनसीपी के लोगों ने गोपीचंद पडलकर का पुतला भी जलाया। बड़े बड़े नेताओं पर लांछन लगाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, इसके आगे अगर इन्होंने ऐसा करना नहीं रुकवाया तो हम उसी भाषा में उनको उत्तर देंगे। बीजेपी नेता के जिस बयान पर विवाद खड़ा हुआ वो उन्होंने एक दिन पहले दिया था। शरद पवार हे या महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहे असं माझं मत आहे आणि राज्यातल्या बहुजनांच्या वरती अत्याचार करण्याची भूमिका। बिहार के वैशाली में एक शादी समारोह के बीच पहुंची एक लड़की को कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर पीट दिया। बताया गया कि ये लड़की दूल्हे की दोस्त थी जो उसकी शादी की जानकारी मिलते ही दुल्हन के घर पोल खोलने पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वो दुल्हन से मिल पाती, इलाके के लोगों ने उसे पकड़ लिया और बच्चा चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी। नाराज लोग लड़की के बाल पकड़कर गांव में घुमाते रहे और उससे वहां आने के बारे में सवाल किए। लेकिन लड़की के चुप रहने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने लड़की की पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ने पर गांव के मुखिया के सामने इस लड़की ने पूरी बात बताई। वही लड़की बताया कि हम इनसे लव करते हैं, हम इनसे शादी करने के पक्ष में। काफी देर तक पूछताछ के बाद गांव वालों ने इन दोनों की शादी कराने का फैसला किया और सभी ने मिलकर एक मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील बढ़ाते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने सैलून और जिम खोलने की तैयारी तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 28 जून से शर्तों के साथ सैलून खोल दिए जाएंगे। हालांकि सैलून में सिर्फ बाल काटे जाएंगे और शेविंग की इजाजत नहीं होगी और साथ ही बाल काटने और कटवाने वालों के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। जबकि जिम खोलने के लिए सरकार की तरफ से जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। ये हफ्ते में जो है ये दोनों चीज़ को किस तरीके से शुरू किया जाए उसकी एसओपी तैयार की जाएगी, उसकी गाइडलाइंस तैयार की जाएगी और उसको चालू किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वत श्रृंखला पर हजारों फीट की ऊंचाई पर कुछ कलाकारों ने खतरनाक स्टंट।
पहाड़ों पर स्कीइंग और हाइकिंग जैसे खेल कराने वाली एक कंपनी ने महीनों के लॉकडाउन के बाद दोबारा खुलने पर एयर शो का आयोजन किया, जिसमें मौत को धता बता देने वाले ऐसे करतब किए गए जिन्हें देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। एक कलाकार तो पहाड़ की चोटी के बिल्कुल किनारे पर लगाए गए 30 फीट ऊंचे पेंडुलम पर चढ़ गया और फिर कभी उसके अंदर तो कभी उसके ऊपर दौड़ने लगा। वहीं एक कलाकार केबल कार पर लगी रस्सी से हवा में लटके हुए करतब करता दिखा, तो दूसरा खड़े होकर तार पर साइकिल चलाता नजर आया। धड़कनें बढ़ा देने वाली कलाबाजियां यहीं खत्म नहीं हुई। अगले स्टंट में एक आदमी पहाड़ की चोटी पर लगे खंबे पर चढ़ा दिखा, लेकिन यह खंबा किसी आम खंबे की तरह अपनी जगह पर स्थिर नहीं था। कलाकार ने जैसे जैसे करतब किए, खंबा हवा में इधर से उधर डोलता नजर आया। दिल्ली सरकार ने अब घर में क्वारंटीन कोरोना मरीजों को ऑक्सीमीटर देना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो सके। दिल्ली सरकार चाहती है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज अपनी सेहत पर खुद नजर रखें। ऑक्सीजन की मात्रा जांचने वाली मशीन से इस काम में मदद मिलेगी और जिन मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी वो वक्त रहते अस्पताल में भर्ती हो पाएंगे। इस मशीन को उंगली में लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा को जांचा जाता है। पेशेंट जो होम में है उनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंदर उसी टाइम के अंदर शरीर के अंदर ऑक्सीजन कितनी मात्रा है ये पता लग जाएगा। कोरोना के खतरे और भीषण गर्मी के बावजूद लोग ठंडी चीजों से दूरी बना रहे हैं और बाजारों में च्यवनप्राश की मांग तेजी से बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में च्यवनप्राश की इतनी मांग कभी नहीं रही। केंद्रीय आयुष मंत्रालय भी कोरोना से बचाव के लिए लोगों को च्यवनप्राश खाने की सलाह दे चुका है और बाजारों में इसकी मांग भी काफी बढ़ी है। जयपुर में तो झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद लोग ठंडी चीजों को खाने से बच रहे हैं। लोगों में डर है कि ठंडी चीजों को खाने से वो बीमार हो जाएंगे और कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। इस डर का ही असर है कि गर्मी के दिनों में भी ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकानों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। जो कोरोना का डर है उसकी वजह से लोगों को ये जो स्वादिष्ट कुल्फी है, फलूदा आइसक्रीम है, जो बहुत ज्यादा खाई जाती है, इस वक्त लोग नहीं खा रहे हैं। ये कोरोना ही है जिसकी वजह से गर्मी में ठंडी चीजों के बजाय च्यवनप्राश की मांग आसमान छू रही है। कहा जा रहा है कि अकेले जयपुर में च्यवनप्राश की बिक्री 50% तक बढ़ चुकी है। जो चीज़ें सर्दी में बिकती थी और गर्मी में लॉक हो जाती थी, वो चीज़ अभी भी गर्मी में बिक रही है क्योंकि लोग इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश खरीद रहे हैं। जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाने का आयुर्वेदिक नुस्खा माना जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने तो लोगों को रोजाना सुबह 1 चम्मच यानी 10 ग्राम च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है। आयुर्वेद के जानकार भी कोरोना से बचाव के लिए च्यवनप्राश को फायदेमंद बताते हैं। संपूर्ण शरीर के अंदर 7 धातु है, 7 धातुओं की पुष्टि करता है। इसलिए इस समय में इस बीमारी से बचाव के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक के मुताबिक जुलाई में कोरोना की दवा आ जाएगी। नाइक ने बताया कि 4 फॉर्मूले तैयार कर लिए गए हैं और दवा का जो काम है वो आखिरी चरण में है। तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि 4 फॉर्मूले तैयार कर लिए गए हैं और दवा का जो काम है वो आखिरी चरण में, यानी जल्द ही कोरोना की जो दवा है वो मार्केट में आ जाएगी। हम तो अभी फाइनल स्टेज में आ गए हैं। हमारा रिसर्च ने 4 फॉर्मूले अभी फाइनल कर दिए हैं अभी, और उसका रिसर्च अभी फाइनल स्टेज पे आया हुआ है, जैसा मैंने कहा। और ये है अश्वगंधा, यष्टि मधु, गिलोय, पिंपरी, और एक दूसरा जो हमारा पहले ही मेडिसिन था आयुष 64, वो भी हम फिर रिवैलिडेट कर रहे हैं। तो ये तो प्रोसीजर उतना ही चाहिए, लोगों के ऊपर वो प्रयोग होना चाहिए, पेशेंट ठीक होनी चाहिए और पक्का होने के बाद ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से जुलाई महीने में हमारा मेडिसिन वो आ जाएगा। रवि शास्त्री समेत कई दिग्गजों ने 1983 वर्ल्ड कप की जीत को याद किया। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के 37 साल पूरे होने पर रवि शास्त्री समेत कई दिग्गजों ने उस दिन को याद किया और बताया कि उस जीत ने भारत में क्रिकेट को बदल कर रख दिया था। रवि शास्त्री भी उस समय भारतीय टीम का हिस्सा थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीएसएफ के 15 जवानों को कोरोना वायरस हो गया। ये सभी जवान कुछ दिन पहले ही अलग अलग राज्यों में अपने घरों से ड्यूटी पर लौटे थे, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे शनिवार को घोषित किए जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में फंसे 250 भारतीय अटारी बॉर्डर से स्वदेश लौट आए। इनमें ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक चीन की वजह से दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, वियतनाम और दूसरे देशों के लिए खतरा बढ़ रहा है और इसी वजह से अमेरिका यूरोप से अपने सैनिक हटाकर इस इलाके में तैनात कर रहा है। ब्रुसेल फोरम में अमेरिकी विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि अमेरिका जर्मनी से अपनी सेनाएं क्यों कम कर रहा है, तो माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है उसकी वजह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए चीन खतरा बन रहा है और ऐसे हालात से निपटने के लिए अमेरिका की सेना उस इलाके में जा रही है। पिछले हफ्ते सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने के लिए माइक पोम्पियो ने चीन की आलोचना भी की थी। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब अर्धसैनिक बल के अस्पतालों में भी लोगों का इलाज हो सकेगा। इन अस्पतालों में क्वारंटीन की सुविधा के साथ दूसरी जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। और यही वजह रही कि अब आम लोगों के लिए भी इन अस्पतालों को खोल दिया गया। हालांकि इसके लिए स्थानीय प्रशासन की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन इन अस्पतालों में आम लोगों के भर्ती होने से पहले विशेष इंतजाम करने के साथ ही कई सावधानियां भी बरती गई। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि संक्रमण आम जनता और जवानों के बीच न फैले। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अर्धसैनिक बल के अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी गईं। कुछ जवान अस्पताल में हर जगह केमिकल छिड़कते हुए भी दिखाई दिए। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भी लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा किया। सीआरपीएफ पूरी तरह से सतर्क एवं तत्पर है देशवासियों के सहयोग के लिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच एक इलाके से आई तस्वीरों में उफान पर बह रहे एक नाले में एक मोटरसाइकिल सवार की लापरवाही से उसकी जान पर बनाई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी मोटरसाइकिल से नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लापरवाही ने उसे खतरे में डाल दिया। पानी के तेज बहाव की वजह से उसकी मोटरसाइकिल पलट गई। घटना की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि वो डूबने वाला है। कुछ तस्वीरों में वो अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई दिया। किनारे खड़े लोग ये देख घबरा गए। कुछ लोग तो उसके नशे में होने की बात भी कहते सुने गए। नशे में ऐसा है जी? पानी का बहाव इतना तेज था कि वो ज्यादा देर तक मोटरसाइकिल को एक जगह पर रोक नहीं पाया। मोटरसाइकिल के बहने के बाद किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए किनारे पर पहुंचा, जिससे उसकी जान बच सकी। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में रोड रेस में कुछ लड़कों ने एक कार सवार की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की है। दिल्ली में प्रीत विहार इलाके में सोमेश छाबड़ा अपने दोस्त के साथ कार में कनॉट प्लेस जा रहा था। V3S मॉल के पास बाइक और स्कूटर पर जा रहे कुछ लड़कों से साइड नहीं देने पर विवाद हो गया और इसी दौरान बाइक पर सवार एक लड़के ने सोमेश को गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो जो बाइक वाले थे जो शायद उनसे आगे निकलना चाह रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। बातचीत गाड़ी रोड तक खत्म हो गई थी लोगों की आपस में। दोनों ने एक दूसरे से कहा ठीक है छोड़ो जाओ, लेकिन अगली रेड लाइट पर फोर्स में खड़खड़ी मोड़ और पीछे दोनों बाइक वाले गिर आए। 2 बाइक पे थे, 2 स्कूटी पे थे, जिन्होंने आके गोली मार दी। दक्षिण कोरिया के सोल में कोरियाई युद्ध की 70वीं बरसी मनाई। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। करीब 3 साल तक चली इस लड़ाई में दोनों तरफ के लाखों सैनिक मारे गए थे, जिन्हें युद्ध के 70 साल पूरे होने पर याद किया गया। राजधानी सोल में सैनिक, अधिकारी और दूसरे लोग एक स्मारक पर पहुंचे और युद्ध में जान गंवाने वाले इन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। शांति का संदेश देने के लिए वहां सफेद कबूतर उड़ाए गए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुई इस जंग में हजारों सैनिक लापता हो गए थे, जिनमें कुछ के अवशेषों को एक विमान के जरिए सोल लाया गया। सैनिकों के ये अवशेष अमेरिका की मदद से ढूंढे गए थे, जिन्हें हवाई अड्डे पर दक्षिण कोरिया को सौंपा गया। बाद में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी आज प्रवासी मजदूरों के लिए आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत करेंगे। कोरोना महामारी के कारण देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूर यूपी लौटे हैं और इन
मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को बनाया है। देश के पिछड़े इलाकों में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इसी साल 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत भी की थी। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने निवासियों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत कर रही है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये हमको मौका दिया कि ऐसी महामारी में हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस में मुझ जैसे कई बेरोजगारों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया। मुझे रोजगार मिला है यहाँ, बड़ा अच्छा मैं आभार व्यक्त करता हूँ गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का। मुंबई की ऊंची इमारतों वाले इलाकों में